अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक तफसीली न्यूज़ ब्रीफिंग दी। ये न्यूज़ ब्रीफिंग जो है सिक्योरिटी मामलात को लेकर थी और बहुत से लोग उस वक्त ये समझ रहे थे कि ये एक बाय द लाइन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर और वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन अब ये पता चला कि दरअसल ये हकीकी पैगाम जो है ये भारत के लिए था और ये फितनाउल हिंदुस्तान के लिए था, फितनाउल खवारिज के लिए था, ये अफ़गान हुकूमत के लिए था जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शरंगेज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। और बिलखुसूस अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो कि इस वक्त भारत यात्रा पे मौजूद हैं और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन तराजी की, हर्ज़त सराई की और जिस तरह कश्मीर के हवाले से भारतीय जो नैरेटिव है उसकी हिमायत की, और उन सब से बढ़कर उसके बाद जिस तरह से फितनाउल खवारिज, फितनाउल हिंदुस्तान और तालिबान हुकूमत जो है उसने पाकिस्तानी सरहद के हवाले से पाकिस्तानी सरहद पर बिला इश्तियाल जो है वो हमले किए, इसका जवाब दिया जाना इंतहाई ज़रूरी था। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया और अभी भी इसका जवाब दे रहा है पाकिस्तान, तावक्त ये कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ जो हैं उनको मुकम्मल अचीव ना कर ले। हालांकि इस दौरान अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है वो मिन्नतें तरले करती नज़र आ रही है कि किसी तरीके से उसकी जान बख्शी की जाए। इस पूरे मामले को जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है और फिर आगे क्या एक पाकिस्तान को अफ़गान वाले से एक पॉलिसी की ज़रूरत है, किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। अपने पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूँ। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा दिफाई तज्ज़ियाकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया और अब अफ़गानिस्तान की तरह से ये सूरत-ए-हाल, क्या दोनों ने पाकिस्तान को मिसरीड किया, मिसजज किया कि सूरत-ए-हाल बिल्कुल उनके मुखालिफ रही? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब भी कोई दुश्मन हमलावर होता है या एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमलावर होता है तो वो पहले सबसे हाइपोथेसाइजेशन करता है। हाइपोथेसाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने कहा, कि उसको अंदाज़ा लगाता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया था मई के महीने में, जब उसने सोचा था कि मैं एक सबक सिखाऊंगा और ऐसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और तौबा कर लेगा पाकिस्तान। सो कॉल्ड जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दहशतगर्दी है, कंप्लीटली नाकामी हुई, बल्कि उनका शर्मिंदगी हुई। वॉर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना तो बहुत दूर की बात थी। पहला, अफगानिस्तान की हुकूमत भी बदकिस्मती से उसी का निशाना बनी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नैरेटिव में आ गई। और हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी इस वक्त यही होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्रंट पर उसको, हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पर उस पर शिकस्त हुई, उनको बहुत दुख था, लोगों को दिखाने के लिए कुछ है नहीं था। हमारी मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तानी अवाम को एम्बैरस करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, सिवाय हमारे दुनिया ने हमें रिकग्नाइज़ किया। तो उन्होंने अफगानिस्तान हुकूमत को शायद दी। और ये वही मुत्तकी साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, वो ये भूल गए कि मैं जब खुद 9 साल का था तो मैं पाकिस्तान में ही पला बड़ा था। जब मैं बड़ा हो गया था तो अफगानिस्तान में जब तालिबान की पहली हुकूमत 2016 में आई थी तो यहाँ से जाकर वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर डायरेक्ट बन गए थे। तो ये तो हमारी कंट्रीब्यूशन है। और आप क्योंकि सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक अपनी कनेक्टिविटी बताता चलूँ कि मैं जब यंग ऑफिसर, जब पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर थी, तो हम जो पेट्रोलिंग करते थे हवा में, प्रोटेक्शन में, तो हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस वक्त सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, तो हमारी सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती थी वेस्टर्न बॉर्डर पर रूसी सोवियत यूनियन के उन जहाज़ों को चैलेंज करना जो इन्हीं अफगानिस्तान के जो शहरी थे, जो रिफ्यूजी बनकर यहाँ आए थे, और जो तालिबान उस वक्त सो कॉल्ड तो नहीं होते थे, मुजाहिदीन होते थे, उनको प्रोटेक्शन देना। तो हम तो उस वक्त से इस काम में मसरूफ़ हैं कि इनको प्रोटेक्शन देना, इनकी सिक्योरिटी, इनकी वेलबींग। हमने उस वक्त भी दिया 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज़ को, और रिपीटेडली बाद में भी करते आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जब भी अफगानिस्तान में तालिबान की अपनी हुकूमत आती है तो हमें दुनिया का ब्लेम भी लेना पड़ता है कि हम अपोजिट हो गए। क्योंकि जब तालिबान की पहली हुकूमत आई थी 2016 से 2021 तक, तो उस वक्त भी 3 मुल्कों ने सिर्फ रिकग्नाइज किया था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, एक पाकिस्तान, एक सऊदी अरब और एक UAE। तो आप सोच लें कि हम तो अपनी तरफ से ये जेस्चर दिखाते हैं और बदले में हमें लाशें उठानी पड़ती हैं शहीदों की, और फिर ऑनगोइंग है, हजारों जाने दे चुके हैं। तो आखिरी जुमला ये है इमरान साहब कि देखिए, हमारे पर भी इन शोहदा का कर्ज है। शोहदा का अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन उन फैमिलीज का, उन बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाइयों का, उनका कर्ज तो हम पर रहता है ना।
تو کتنی لاشیں اور ہم اٹھائیں گے ان شہیدوں کی، اور کہاں تک ہم نے بھی کہیں لائن ڈرا کرنی ہے. اور آخری جملہ بتاتا ہوں، ایک ضرور فائدہ ہوا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو ایک قیمت پتہ چل گئی ہے اور ہماری کیپیبلٹی بھی پتہ لگ گئی ہے، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر شازیہ، جو قیمت کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت افغان حکومت کو پتہ چل گئی ہے، لیکن دوسری چیز انٹرنل اگر اس میں دیکھیں، ان کو اس کا اور کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایسے گروپ ہیں جو طالبان مخالف ہیں، شمالی اتحاد وہاں پر موجود ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس چیز کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں، اور پھر ایک ایسے وقت میں ایک ایسی حکومت جس کو دنیا میں اس وقت کسی نے بھی ریکگنائز نہیں کیا، اگر وہ اس طرح کی چیزیں کرے گی تو اس کا تو اپنا وجود بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، یہ جو انہوں نے سو کالڈ انٹرم گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، یہ اٹ سیلف جو ہے بہت زیادہ بری طرح سے یہ ڈھہ سکتی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا مضبوط قلعہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ سارے کے سارے افغانی اوریجن کے بھی نہیں ہیں. تو ان سے تو افغان پاپولیشن بھی بہت تنگ ہے، تو یہاں وہاں پہ تو ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں، ان کا طریقہ حکومت پسند نہیں ہے. ہم تو صرف سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے چکر میں اور افغانیوں کی ویلفیئر کے چکر میں ہم لابینگ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ان کی امداد نہ بند کی جائے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے. دنیا میں تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ they are still terrorists and they are trying to masquerade as a government. تو اب اگر ان کو گورنمنٹ کا یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم ہیں اور یہ منوانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو حکومتوں کی طرح بہیو کرنا پڑے گا. یہ ایک طرف متقی صاحب فرما رہے ہیں وہاں جا کے انڈیا میں کہ افغانستان کا چپا چپا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. افغانستان کا چپا چپا آپ کے کنٹرول میں ہو، اس کی سوورینٹی کے آپ ذمہ دار ہیں، ہم اس کی سوورینٹی جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ اپنے افغان مہاجر جو ہیں وہ واپس لیں، ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کریں، مگر ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ افغانستان کا چپا چپا آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر وہ ہو تو پھر یہ ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو. اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے اندر پارٹی ہیں، اور اگر آپ پارٹی ہیں تو آپ کیا سوچ کے پارٹی ہیں؟ کیونکہ ریسنٹلی آپ ماسکو میں جو افغانستان کنسلٹیشن ڈائلاگ ہوا ہے اس میں سگنیچر کر کے آئے. نہیں، ڈاکٹر شازیہ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید یہ جو گروپس ہیں یہ بالخصوص تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان، یہ جو گروپس ہیں وہاں پر، اور داعش، یہ خود افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس وقت جو اسٹرائک کی ہے اور یہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جو کارروائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر افغان حکومت بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہی ہے نا، یہ سب ایک ہی اس کے چھٹے بٹے ہیں. نہیں، متقی صاحب دیکھیں خود فرما رہے ہیں کہ افغانستان کی ہر چیز ان کے کنٹرول میں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو سیف ہیون انہوں نے جس کو بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے وہ سب ان کے کنٹرول. آپ اپنے بیان پہ کھڑے رہیں گے تو آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کی ایما پہ یا اپنے شرارتی ذہن کو سامنے رکھ کر ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ تو آپ کو چواوا ہیں اگر دیکھا جائے جس کی صلاح پہ کی ہے، تو ان کا ہم نے کیا اشر کیا ہے. تو آپ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں کر سکتے. بالکل بالکل. جی خالد چشتی صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گا، آپ وار افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے کیا اسٹریٹجک اہداف ہوں گے کیونکہ ونس فار آل اس معاملے کو ختم کیا جائے، کیا تھنک ہے اس وقت ہماری جو پالیسی ہے وہ کیا ہے اس وقت؟ عمران صاحب دیکھیے، جب دشمن بتا کر سامنے آتا ہے نا، جس کو ڈکلیئرڈ وار کہتے ہیں، جیسے ہندوستان نے کیا، وہ بھی انڈکلیئرڈ ہی تھی. رات کو 12:30 بجے کو بتا کے تو نہیں آئے تھے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ دشمن آ سکتا ہے. جب سامنے آتا ہے 85 کے قریب جہاز آئے، آدھے گھنٹے بعد دیکھا جب کمبیٹ ختم ہوئی تو 7 اپنے بیسز پر لینڈ نہیں کر پائے. ہمیں پتا تھا دشمن آ رہا ہے، ہمیں اس کی انٹینسٹی پتا تھی، ہمیں اس کی پوٹینشیل لگتا تھا کہ ہمیں ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی بھی ہمیں پتا تھی، ہمیں اپنا رسپانس بھی پتا تھا. لیکن یہ جو ٹیررزم ہوتا ہے اس کے اندر نہ ٹائمنگ، جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے نہ اس کو ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے، نہ انٹینسٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ چوائس آف ویپنز کا پتہ ہوتا ہے. سرپرائز ایلیمنٹ اس کے پاس ہوتا ہے دشمن کے پاس، اور سب سے بڑی بات جو پلیس آف ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. یہ جنگ لڑنا آسان نہیں ہوتا. ہم بھی اس وقت ضرور پیسیولی، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو آرم فورسز ہماری ہیں وہ انمینڈ ایریل وہیکل یوز کر رہی ہیں، ڈرون یوز کر رہی ہیں، بہت سارا میڈیم جہاں بھی ہو سرفیس ٹو سرفیس شیلنگ اور ویپنرائزیشن کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف نہ ختم ہونے والا ایک وہ ہے سلسلہ. جو وجہ
क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं ये मैसिवली फंडेड होते हैं, ये पैसों की बुनियाद पर रीग्रुप कर जाते हैं, ये रीऑर्गेनाइज कर जाते हैं, ये रीलोकेट कर लेते हैं। तो ये कैंपेन लॉन्ग टर्म देखिए हिंदुस्तान इस वक्त बहुत सेलिब्रेट कर रहा होगा। मैंने दोनों तरफ से देखना ना, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी आपको अर्ज कर रहा हूँ। जो तो हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन ये होगी कि जो हम नहीं कर सके, अच्छा हुआ है कि एक और बॉर्डर खुल गया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उधर चली गई, मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर अगर कभी लॉन्च करना हो पड़ा तो आसान होगा, तो उनको भी हमें सेलिब्रेट नहीं करने देना चाहिए। उसके लिए हमने ये जो प्राइस इंपोज की है अफगानिस्तान की हुकूमत पर, और जो शाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अगर ये ओन किया कि हमारा सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर ये ओन करें कि हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं होता कुछ, और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो फिर कीमत भी आप देंगे। एक बार हमने कीमत बहुत बड़ी उनको पहुंचा दी है पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर। अब वक्त आ गया है कि उनको रियलाइज हो कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का उनकी कैपेसिटी नहीं है मुकाबला करने की। तो जो प्राइस हमने इंपोज की है अगर वो कंटिन्यूसली देना चाहते हैं तो बहुत महंगी प्राइस हो जाएगी उनके लिए, पाकिस्तान फिर भी शायद अफोर्ड कर लेगा। तो अब मेरा ख्याल है प्राइस के बाद एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ होनी चाहिए। सऊदी अरब का हमारे साथ डिफेंस पैक्ट है, उनको इंगेज कर लेना चाहिए। हमें चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने एक एम्बेसी वहाँ खोली हुई है विदाउट रिकग्नाइजिंग। तो आई थिंक हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए। मिलिट्री सिर्फ स्टैंड अलोन सोल्यूशन मैं नहीं समझता कि प्रोलॉन्ग है, बिकॉज उसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो गोरिल्ला वॉर ये इस तरह की होती है, टेररिज्म, इसको हाइड आउट में जाना आसान होता है, और खास तौर पर जब अफगानिस्तान की हुकूमत सीरियस नहीं है, वो खतरनाक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक जी डॉक्टर शाजिया, क्या ऑप्शंस होंगे इस वक्त अफगानिस्तान के पास? ज़ाहिर है कि वो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर सोच रहे होंगे, लेकिन क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कौन सा ऐसा मुल्क है जो उनकी मदद कर सकता है? नीदर सऊदी अरब, नीदर आप रूस को कह लें, अमरीका को कह लें, या फिर आप भारत चले, भारत तो उनकी इखलाकी और पैसों से मदद कर रहा है क्या, लेकिन क्या कोई स्ट्रेटेजिक उनकी आर्म उसके हवाले से भी मदद कर सकता है, सप्लाईज के हवाले से? देखिए, उनको मशवरा भी सिर्फ एक ही दिया जा सकता है और उनकी मदद भी सिर्फ एक आइडिया ही कर सकता है कि उनको अपनी डॉक्ट्राइन बदलनी पड़ेगी। ये जो वक्त के साथ साथ, एक तो अफगानिस्तान में वैसे ही जो है इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं हमारी हजारों सालों की तारीख है और ये एम्पायर्स के कब्रिस्तान है, तो उसको अगर हम देखें कि वो एम्पायर के कब्रिस्तान है या नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर समझना चाहिए कि वो जब भी किसी एम्पायर का कब्रिस्तान बना है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि अब कंप्राइज करते हैं पाकिस्तान पे, चाहे वो उसको पसंद करें या ना करें। 40-40 साल रहने के बावजूद भी अगर वो इंटीग्रेट ना होना चाहें और उनको यहाँ का कल्चर जो है वो पसंद ना हो, तो कल्चर ठीक है, उनका अपना है, वो उसको लेके चलें, जैसे वो है उनका सुपीरियरिटी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उनका जाती ख्याल है। उनको सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आपके बचने का रास्ता सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो है वो टेररिज्म को कमोडिफाई कराना नहीं है। सही। अब टाइम बदल गया है, आपको चाइना ऑफर कर रहा है, आपको रशिया ऑफर कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल एशियन और ईरान आपको बहुत अरसे से जानते हैं, वो अभी भी आपके साथ वही सलूक करते हैं जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वक्ती तौर पे जहां से भी आपको मुआवजा मिल जाता है और आपने ये रेंट टेररिस्ट की जो एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और बाद में आप बात करते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड होके कि जी वाघा बॉर्डर खोले, लास्ट ईयर 1 बिलियन की हमारे साथ ट्रेड थी, हम बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं, चाइना आ जाए हमारे से मिनरल ले, इंडस्ट्री बना दो। ऐसी जगह पे कैसे इंडस्ट्री बन सकती है जिसके अंदर जो है हर एक फरलांग पे जो है एक नई एथनिसिटी का, एक नए सेक्ट का, एक नई लिंग्विस्टिक जो है वो आइडेंटिटी का टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हो, जिनकी आपस में कोई तालमेल नहीं, और पीस कौन रहा है? राइटली सेड। नाउ चिश्ती साहब, एक और मामला, जब हम रशिया और यूक्रेन को देखते हैं तो यूक्रेन जो है वो चाहता है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन में एक बफर स्टेट जो है वो क्रिएट की जाए, नो मैन लैंड हो, ज़ाहिर के अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी एक बफर स्टेट होनी चाहिए ताकि ये जो जितनी भी इंसर्जेंसी है इसको रोका जा सके, वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो उनको उनके लिए रुकावट हो, उनके लिए डेटरेंट्स हों। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? इमरान साहब, देखिए, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर इसकी तरफ एक्सटेंडेड है,
2500 किलोमीटर की ऑलमोस्ट मैंने पूरे एरिया में फ्लाइंग की हुई है, और आई कैन टेल यू कि इतना अनइवन है, हार्डन्ड है, टेरेन है और पहाड़ियां हैं। ये कोई स्मूथ ग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी और ये 2 बफर जोन बन जाएंगे, जैसे समथिंग लाइक गाजा के जो हम बात कर रहे हैं कि एक बफर जोन बनेंगे। ये इतनी रफ टेरेन है कि इसके अंदर कोई भी आप बफर जोन बनाएंगे वो वर्केबल नहीं है। मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बफर जोन तब होती है जब मॉनिटरिंग हो सके, जब आप ट्रांसपेरेंसी हो, जब विजिबिलिटी हो, और सबसे बढ़कर इंटेंशंस हो। और यहाँ पे तो इंटेंशंस का ही तो मसला आ रहा है सबसे ज्यादा हमारा, कि हमारी इंटेंशंस नहीं है दूसरे बॉर्डर पर, दोनों बॉर्डर्स हमारे के ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, कि हमसे कोलैबोरेटिव करें, एक म्यूचुअली ग्रो करें, म्यूचुअली सपोर्ट करें, म्यूचुअली ट्रेड करें। उस तरफ तो हम जाते नहीं हैं। हम कहते हैं म्यूचुअली डिस्ट्रॉय कैसे करना है, और बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया डॉक्टर शाज़िया ने कि रेंट टेरर वाली बात है या रेंट टेररिज्म वाली बात है। तो वो जब फलसफा, ये डॉक्ट्रिन जब वो करते हैं तो फिर सब कुछ बदल जाता है। आप एक नहीं जितनी मर्जी बफर जोन बना लें, तो ये टेरेन की वजह से डुएबल मुझे नहीं लगती, बिकॉज ये स्मूथ ग्राउंड नहीं है जहां विजिबिलिटी हो, सैटेलाइट्स के जरिए या सर्वेलेंस के जरिए इसको मॉनिटरिंग करे तो कौन करेगा। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल यही तरीका है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी सॉवरेनिटी ब्रीच करने का न्यू नॉर्मल नहीं बनाने देगी। हिंदुस्तान को भी नहीं बनाने दिया हमने, ईरान को भी नहीं बनाने दिया हमने आपके सामने, और अफगानिस्तान को भी इंशाल्लाह नहीं बनाने देंगे। ठीक है, तो अब न्यू नॉर्मल ये होना चाहिए कि म्यूचुअली हम सब तरक्की करें और रिस्पेक्ट से एक दूसरे को रहने दें और खुद भी जिंदा रहें। जाहिर है कि कोई भी मुल्क अकेला तरक्की नहीं करता, जब तक खित्ता नहीं करता, रीजन नहीं करता, कोई भी मुल्क प्रॉस्पर नहीं होता। डॉक्टर शाज़िया, लास्ट में आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए ये जो मिस एडवेंचर है, आप समझती हैं कि सूनर और लेटर कोई रिजीम चेंज खुद अफगानिस्तान के अंदर भी हो सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान को इस हवाले से अब हमारी जो कंसिस्टेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के लिए वहां पे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये इस वक्त के अफगान तालिबान जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके साथ लफ्ज तालिबान अभी भी लगा हुआ है, और उनको सपोर्ट करने में और वहां पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हम सबसे बड़े एडवोकेट, और अब मुझे लगता है कि शायद अपोलॉजिस्ट हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात उनको ये समझनी चाहिए, वो हिस्ट्री का बहुत लेसन देते हैं जी, हजारों साल की तारीख, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने भी जिसके साथ भाईचारा डाला है, रिसेंटली आप ईरान को देख लें, वहां पे मोसाद के जो एजेंट प्लांट करने के अलावा बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, तो ये भी इन्होंने भी जो रेवड़ियां वहां से खानी है ये शौक से खा ली। इनको ये पता होना चाहिए कि ये ना तो रशिया के अगेंस्ट लड़ सकते थे हमारे बगैर, ना ये वॉर ऑन टेरर में जो है हमारे बगैर लड़ सकते थे, और इनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे सामने जो है वो अपनी ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की दी है, ये इनको अपने पैसे कमाने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी वो रह गई बीच में, अगर वो भी आप इंक्लूड कर दें इसमें, क्या होनी चाहिए? हमारी पॉलिसी जो है वो आयरन फिस्ट, बिल्कुल बहुत सख्त होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी इनसे दो टोक होनी चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट की तरह बिहेव करें, और अगर आप गवर्नमेंट नहीं है तो हम अपनी सपोर्ट का हाथ आपसे पीछे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि लोगों की विल को भी जाहिर करे और दुनिया भी फिर उसे माने। दुनिया में जो ग्लोबलिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो या तो आप तस्लीम करें कि आप गवर्नमेंट हैं, तो फिर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करें, और आपको एक मुल्क चलाने का सलीका होना चाहिए। ठीक है, मुल्क उस तरह नहीं चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मामले को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और ट्रांसलेट इसको करेंगे, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई अहम हो गया है। वहाँ पर जो वज़ारत आला या वहाँ की हुकूमत जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, बिलखुसूस ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से। इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।